नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश अचानक कैसे टूटने लगता है। कभी पड़ोसी कभी दोस्त रहे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन जाते हैं। सवाल ये नहीं कि सिविल वॉर क्यों होता है, सवाल ये है कि सिविल वॉर कब और कैसे शुरू होता है। आज हम बारबरा वॉल्टर की किताब हाउ सिविल वॉर स्टार्ट के जरिए समझेंगे दुनिया के सिविल वॉर का पैटर्न, उनके पीछे छुपी वार्निंग और वो संकेत जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी देश, यहाँ तक कि सबसे मजबूत लोकतंत्र भी टूट सकता है। और हम क्या सीख सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो जाए। तो तैयार हो जाइए एक गहरे सफर के लिए। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 1, इल्यूजन ऑफ सिविल वॉर। लोग सोचते हैं कि सिविल वॉर सिर्फ गरीब देशों या तानाशाही में होता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर सिविल वॉर उन्हीं देशों में होते हैं जो लोकतंत्र और तानाशाही के बीच फंसे होते हैं। इसे एनोक्रेसी कहते हैं, आधा लोकतंत्र आधा तानाशाही। जब कानून कमजोर हो और लोगों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, तब नाराजगी बारूद बन जाती है। एग्जाम्पल, सीरिया और लिबिया में यह हुआ। लोकतंत्र की थोड़ी सी हवा चली, लेकिन सिस्टम तैयार नहीं था। नतीजा बिखराव। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, एथनिक फैक्शनलाइजेशन। जब आइडेंटिटी बन जाती है हथियार। सबसे बड़ा कारण जातीय या धार्मिक पहचान उभरना है। जब राजनीति इस बात पर होने लगे कि तुम कौन हो, तुम किस धर्म या जाति के हो, तब देश दो हिस्सों में बंटने लगता है। धीरे धीरे लोगों की प्राथमिकता बदल जाती है। अब वो काम या शिक्षा के लिए वोट नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए वोट करते हैं। नतीजा, एक तरफ मेजॉरिटी ग्रुप, दूसरी तरफ माइनॉरिटी। ऐसा क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब लोग सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की रक्षा को देश से बड़ा मान लेते हैं, तो देश का संविधान और कानून सब बेकार हो जाता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जब नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन आइडेंटिटी इशू को हवा देने लगते हैं, तो धीरे धीरे समाज में डीप ट्रेंच हो जाती है। एग्जाम्पल, यूगोस्लाविया का बंटना, सर्ब, क्रोएट और बोस्नियाई मुसलमान। अमेरिका में आज भी गोरे और काले के बीच बढ़ती दूरी। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, लोकतंत्र का पतन और डिसऑर्डर। फ्रीडम हाउस और पॉलिटी इंडेक्स दोनों बताते हैं कि जब कोई देश पूर्ण लोकतंत्र से पीछे हटकर अधूरा लोकतंत्र बनता है, तभी गृह युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जब लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशन कमजोर होने लगते हैं, चुनाव पर भरोसा घटता है, अदालतें न्यूट्रल नहीं रहती, तब देश धीरे धीरे खिसकने लगता है। इसे बैकस्लाइडिंग कहते हैं। अब समझते हैं बैकस्लाइडिंग के लक्षण। पहला है, नेता चुनावी सिस्टम में हेरफेर करने लगते हैं। दूसरा, स्वतंत्र मीडिया पर हमला होता है। तीसरा, न्यायपालिका को सरकार के नियंत्रण में लाने की कोशिश होती है। और चौथा और सबसे खतरनाक, जनता को धीरे धीरे लगता है कि उनकी आवाज का कोई असर नहीं है। सीधे शब्दों में, लोकतंत्र गिर रहा हो लेकिन तानाशाही पूरी तरह हावी ना हो। यह सबसे खतरनाक दौर है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, सोशल मीडिया का रोल। आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अफवाहें और नफरत को बिजली की स्पीड से फैलाते हैं। पहले जहां नफरत फैलने में साल लगते थे, अब कुछ ही दिनों में समाज को बांट दिया जाता है। किताब का बड़ा पॉइंट है, सोशल मीडिया कंपनियां एल्गोरिदम के जरिए उग्र कंटेंट को प्रमोट करती है, क्योंकि लोगों को गुस्सा आता है और वो ज्यादा समय ऐप पर बिताते हैं। यही गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर हिंसा में बदल जाता है। एग्जाम्पल, म्यांमार। फेसबुक पोस्ट के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली और फिर हिंसा भड़क गई। भारत, अमेरिका, ब्राजील, कई जगह सोशल मीडिया ने नफरत को तेज किया। अब समझेंगे पॉइंट नंबर 6, पैटर्न क्या कहते हैं। दुनिया के 20वीं और 21वीं सदी के सभी सिविल वॉर्स का डेटा देखा और पाया गया उसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। स्टेप नंबर 2, नेता पहचान की राजनीति खेलते हैं। स्टेप नंबर 3, सोशल मीडिया और मीडिया नफरत को हवा देते हैं। स्टेप नंबर 4,
अचानक कोई घटना जैसे दंगा, हत्या, पुलिस अत्याचार चिंगारी बन जाती है। स्टेप नंबर 5, हथियार उठ जाते हैं और देश जलने लगता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 7, अमेरिका और वार्निंग साइन। अमेरिका भी अभी सुरक्षित नहीं रहा। 6 जनवरी 2021 जब भीड़ ने कैपिटल हिल पर हमला किया, यह एक अलार्म बेल थी। वहां गोरे लोगों को डर है कि उनकी मेजॉरिटी खत्म हो रही है। इससे क्या बदला अमेरिका में? गोरे मेजॉरिटी आबादी को लगने लगा कि उनकी शक्ति खत्म हो रही है, कम हो रही है। सोशल मीडिया ने ये डर और बड़ा कर दिया। नतीजा, लोग सिस्टम पर भरोसा खोने लगे और हिंसा को रास्ता मानने लगे। अगर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी फिसल सकता है तो बाकी देश तो और भी खतरे में हैं। प्रेडिक्शन मॉडल, CIA का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टास्क फोर्स। इस टीम का काम है अनुमान लगाना कि कहां सिविल वॉर हो सकता है। उनकी स्टडी के मुताबिक एनोक्रेसी प्लस एथनिक फैक्शनलाइजेशन इज इक्वल टू सिविल वॉर का फॉर्मूला 30 साल के डेटा में ये फॉर्मूला 80% सटीक साबित हुआ है। जहां ये दोनों फैक्टर मौजूद हो वहां खतरा बहुत ज्यादा है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 9, सिविल वॉर से कैसे बचे। इसे अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करो, निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी कानून। दूसरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रोकना, नेताओं को इस खेल के खिलाफ खड़ा होना होगा। जो नेता लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं उन्हें जनता को रिजेक्ट करना चाहिए। तीसरा है इकोनॉमिक इंक्लूजन, जब सबको लगे कि उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है तो गुस्सा कम होगा। चौथा है सोशल मीडिया पर कंट्रोल, फेक न्यूज़ और हेट कंटेंट रोकने के लिए सख्त नियम। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 10, सबक हमारे लिए। ये किताब सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक चेतावनी है। अगर हम समय रहते ही नहीं जागे तो कोई भी देश टूट सकता है। हमें भी वही भुगतना पड़ सकता है जो सीरिया, लीबिया और युगोस्लाविया ने भुगता। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, ये भरोसा बनाने का नाम है कि हम सब बराबर हैं, चाहे धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। दोस्तों, सिविल वॉर्स कभी अचानक नहीं फूटते, ये धीरे धीरे चुपचाप हमारे आसपास पनपते रहते हैं और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बारबरा वॉल्टर की किताब हमें आईना दिखाती है कि अगर हमने अपनी नफरत को नहीं रोका तो इतिहास खुद को दोहराएगा। आशा है ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं आपके हिसाब से हमारे देश को कौन सी चीज़ सबसे मजबूत बना सकती है। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और बने रहे बुक टॉक्स के साथ। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।